गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. Am I audible? Good evening Satvik. Good evening. ओके सो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम करना है, राइट? ये तो सबको क्लियर था, पहले ही मैंने बताया हुआ था कि आज की क्लास में लोग रेगुलर टॉपिक नहीं करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, रादर हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम करेंगे. अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है. कौन सी क्लास में किया हुआ था? गुड इवनिंग हितेश बेटा. गुड इवनिंग. एक्सपोनेंशियल किया था ना आपने, 8th या 9th क्लास में रहा होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, यस, एंड लॉ ऑफ इंडिसेस. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इज ऑलमोस्ट सेम, बस उसका इक्वेशन भी लगभग वैसे ही, इनइक्वालिटी को छोड़ के बाकी सब कुछ सिमिलर है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट टू लर्न व्हाट इज एक्सपोनेंशियल. एक तरह से आपके लिए रिकॉल होगा. ओके, तो आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है. तो डेफिनेशन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब तो बेसिकली आपने जो पढ़ा होगा कि अगर 2 raised to the power x अगर एक एक्सप्रेशन है तो इसको हम क्या लिखते हैं? इट इज कॉल्ड एज 2 multiplied by 2 multiplied by 2. How many times? X times. Yes. And when you say that 2 multiplied to itself x times, then definitely you mean it that x is natural number. X is some natural number. Otherwise, it will not make any sense. Okay. And when I say if x is integer, negative integer, then if x belongs to negative of natural number, negative integer, then also it makes some sense, but in some different way. For instance, if I have 2 raised to the power minus x, where x is definitely a natural number, so minus x is a negative integer, so it will be written as 1 by 2 raised to the power x. And so we will interpret it like 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 multiplied 1 by 2 multiplied to itself. How many times? X times. And x is still a natural number. So अगर power positive integer है तो it makes sense, power negative integer है then also it makes sense by little of modification. But अगर power fraction है तो क्या होगा? अगर power 0 है तो क्या होगा? फ्रैक्शन है तो क्या होगा? तो अगर आप बोलते हैं 2 raised to the power हाफ का क्या मीनिंग है? तो आप बोलोगे इट इज, सपोज दिस वैल्यू इज x, देन x square is 2. 2 raised to the power 1 is x square. तो उसकी भी मीनिंग आप से मतलब सीख कर सकते हैं. दैट मीन्स जब मैं 2 raised to the power x की बात करूंगा तो x कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, इट कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, और अगर x एक रियल नंबर है तब ये एक्सप्रेशन को हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं और इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉपरली व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो लिखिए अ फंक्शन y is equal to a to the power x, where a is a positive real number not equal to 1, will be always positive. Means अगर a पॉजिटिव है और a की वैल्यू 1 नहीं है, ये कन्वेंशन है. क्यों 1 नहीं है, 1 होने पर क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे.
तो a टू द पावर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर a पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो पॉजिटिव नंबर ही जनरेट होगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x। अब यहां पर बेटा जब आप ऐसे लिखते हो ना a टू द पावर x, यहां पर देखो क्या है, बेस क्या है, बेस a पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है, दिस इज कॉल्ड बेस। और ये जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स, इंडिसेस भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। मतलब अगर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में है, वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से अगर ऐसा हो, ऐसा x टू द पावर a, यहां पर बेस क्या है, बेस वेरिएबल है और पावर पावर कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं बेटा पावर फंक्शन। दिस सच फंक्शन इज कॉल्ड पावर फंक्शन। और अगर कहीं पर ऐसा हो जाए x टू द पावर x, जिसमें दोनों वेरिएबल हैं, बोथ आर वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड बेस बोथ आर वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन। इसमें दोनों बातें हो गई ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन। आई होप बात समझ में आ गई। अगर बेस कांस्टेंट है, अगर पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल हो गया, अगर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है तो पावर फंक्शन बोलेंगे, अगर दोनों वेरिएबल हो गए तो एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक पर्पस है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज पॉजिटिव, not equal, a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called exponential function। ठीक है, अब जब हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं उसके डोमेन और रेंज की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो अब आप फटाफट इतना नोट कर चुके हैं, तो अब इसके बाद लिखिए ये डिफाइंड कब होगा, है ना। डोमेन तो प्रॉपर्टीज ऐसे हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिखेंगे। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी, then second property and then third property and on ऐसे we'll talk of 5-6 properties of this imaging function। पहली प्रॉपर्टी डोमेन की, वेरिएबल x की किन वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर देखो बेस अगर पॉजिटिव है ना, 1 0 से बड़ा है, तो x कुछ भी हो, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव देंगे तो रेसिप्रोकल होकर के पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो और अगर x की वैल्यू 0 देंगे तो 1 आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और ये हमेशा डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो पहले डोमेन लिखेंगे। डोमेन क्या है, तो आप लिखेंगे डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। फिर लिखेंगे बेटा रेंज। रेंज क्या होता है, डोमेन होता है इनपुट्स का सेट ऑफ वैल्यू और रेंज होता है आउटपुट की y की क्या क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं 2 की पावर हाफ √2 पॉजिटिव है,
अगर बोल 2 की पावर माइनस हाफ तो 1/√2, ये भी पॉजिटिव है। 2 की पावर 2 भी पॉजिटिव है, 2 की पावर -3 भी पॉजिटिव है, 1/8 बहुत छोटा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 2 की पावर -n हो जाए और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाए, है ना, जैसे 2 की पावर -∞ क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज 1/2 की पावर इंफिनिटी, दैट इज 1/∞, सो इट विल टेंड टू 0, क्योंकि ना तो कभी ये इंफिनिटी होगा, ना कभी ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर, ना कभी ये 0 होगा, बट इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल बट स्टिल पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, 0 भी नहीं आ सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो रेंज इसकी क्या हुई बोलो, रेंज, तो रेंज इज 0 ओपन टू इंफिनिटी, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तीसरी, ये दोनों बातें समझ में आ रही है बेटा? हेलो, अभी तक जो जो बातें मैंने बोली रिगार्डिंग दिस फंक्शन, सारा कुछ क्लियर है? हाँ, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। अब अगली पॉइंट पर जाओ, देखो a टू द पावर x into a to the power y, if there are two exponential expression with same base and they are multiplied, what happens? The power gets summed up. Yes, a to the power x plus y. Similarly, a to the power x upon a to the power y, जब हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यस, a to the power x minus y। और यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि a टू द पावर x होल टू द पावर y क्या हो जाता है? a टू द पावर x होल टू द पावर y क्या हो जाता है? हाँ, यस, जस्ट होल्ड ऑन अक्षत बेटे, जस्ट होल्ड ऑन, या यू हैव गॉट योर माइक। a टू द पावर x की पावर y क्या हो जाएगा? तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर a टू द पावर x के ऊपर फर्दर अगर पावर है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे x इंटू वाई, मतलब सेम बेस, exponent multiplied and power gets added. In division, the power gets subtracted, and when you raise the power of an exponential expression, then power gets multiplied to the exponent. ठीक है जी, अभी क्लियर है? आप बोल सकते हो, आपको माइक मिल गई। यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, what is a to the power 0? 1 होगा। How do you justify it? How do you justify that power, when power approaches to 0 then it is equal to 1? तो बेसिक जस्टिफिकेशन, वैसे तो एक्चुअल जस्टिफिकेशन जो है लिमिट में है, बट बेसिक जस्टिफिकेशन बड़ा सिंपल है। इफ यू गो बाय दिस रूल, प्रॉपर्टी नंबर 3, एंड पुट x इक्वल टू y, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर x, दो नॉन जीरो सेम नंबर है, इक्वल नंबर है, तो रेशियो 1 होना चाहिए, एंड बाय प्रॉपर्टी इट इज a टू द पावर x माइनस x, एंड देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 0। तो बेस कुछ भी हो अदर देन 0, कोई भी पॉजिटिव बेस का पावर 0 करेंगे तो 1 रहेगा, तो ये भी आपका सिंपल सी बात है। एंड एक दो प्रॉपर्टीज और फटाफट देख लो, प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 6 क्या है जी? इट सेज दैट इफ a रेज टू द पावर x into b रेज टू द पावर x, दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उनके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ab टू द पावर x, अगर पावर सेम है तो। इसी तरह से अगर डिवाइड कर रहे हैं और पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो वो बेसिस डिवाइड हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू डील विद एनी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना हो या उसको सॉल्व करना हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो या इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो, तो ये जो बेसिक 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, ये तो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो let's work out some problems based on it. If you have any doubt, you may ask. Otherwise, we are moving to questions.
कैन वी मूव ऑन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी बातें हो गई बेटा। ए को बेस बोलते हैं, एक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है? 0 to इन्फिनिटी। एक बार 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 रिपीट करो। ए टू द पावर एक्स डिफाइंड कब होता है? एक्स कोई भी रियल हो डिफाइंड होगा, उसकी वैल्यू रियल फाइनाइट आएगी। ए टू द पावर एक्स की वैल्यू जो भी आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इनपुट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, या एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज एफ एक्स बाई एफ वाई, और वो हर एक्स वाई के लिए ये रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे ये एफ एक्स है, एफ एक्स ए की पावर एक्स है, एफ वाई ए की पावर वाई है, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये आ गया, और सेकेंड प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। ए एक्स बी एक्स ए बी पावर एक्स, ए एक्स बाई बी एक्स ए बाई बी की पावर एक्स, ए एक्स की पावर वाई इज ए एक्स वाई इज ए वाई की पावर एक्स। तो आप इसको जैसे चाहो वैसे लिख दो। सिंप्लीफाई एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। फटाफट जल्दी से, क्विक। आपने ये दोनों एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके और फाइनल वैल्यू बताना है, जल्दी बताइए। हो गया बेटा? अब देखो, जो रूल बोलते हैं एक्सपोनेंशियल की, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, उसमें सिंप्लीफाई करते समय या तो आप बेस को सेम बनाएंगे या तो पावर को सेम बनाएंगे, तभी जाके सिंप्लीफिकेशन मतलब क्लबिंग होगी या स्प्लिट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो ये एक्सप्रेशन में, कि सबको सेम बेस पे, सिमिलर बेसिस पे ले जाना है। तो अब बेसिस को क्या करो, तो बिकॉज यू नो दैट बेसिस आर नंबर्स, इंटीजर्स, एंड ऑल इंटीजर्स आर मेड अप ऑफ प्राइम्स, राइट? तो आप प्राइम बेसिस में कन्वर्ट कर दो, सबसे आसान तरीका होता है रिड्यूस टू प्राइम नंबर बेसिस। फैक्टराइज करके बेसिस को, फैक्टराइज द बेसिस एंड रिड्यूस टू प्राइम बेसिस। सबसे सिंपल तरीका है, अदरवाइज आप सिमिलर बेसिस में भी ब्रेक कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि प्राइम बेस में ही ले जाओ, ये कंपलसरी नहीं है। अब जैसे ए पार्ट को मुझे सॉल्व करना है, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने बोला कि ऐसा करते हैं। 21 है, अब वैसे तो देखो तो बेटा 21 63 में फैक्टर है, 21 42 में भी फैक्टर है। तो आप चाहो तो 21 की पावर यहां से भी निकाल सकते हो, और ये 49 में 7 है और इसमें 3 है, तो आप यहाँ से मतलब 7 and 3 करके भी वर्कआउट कर सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं, बट उसको मैं उस तरह से मैनेज करने के बजाय मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि 21 is 7 into 3, तो 7 to the power 4 into 3 to the power 4। एग्रीड? बोलते जाओ। 49 Yes. is 7 स्क्वायर, तो इसको हम 7 स्क्वायर की पावर 5 लिखेंगे ना, 7 स्क्वायर की पावर 5, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 10। और
6 जो है वो अगर आप 6 ही रहने दो या 2 into 3 कर दो तो भी चलेगा, वैसे 6 भी रहने दो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 6 की पावर 6 ला सकता हूँ उसको स्ट्राइक ऑफ करने के, इसको 6 की पावर 6 ही रहने देते हैं। ओके, एंड डिनोमिनेटर पे चल जाते हैं ना। 42 को लिख सकते हैं 7 into 6, तो इट इज 7 की पावर 6 into 6 की पावर 6। और 63 को क्या लिख सकते हैं, 63 को 63 is 7 into 9, 7 into 9, तो I will write it 7 to the power 5 into 9 is 3 square, तो 3 की power 10। I hope you all agree. Yes, sir. Now you will see that there are certain factors which are definitely getting striked off. 6 to the power 6 cancel with 6 to the power 6। 7 की पावर देखो न्यूमरेटर में क्या है 14 है ना, 10 plus 4 14, और यहाँ पर क्या है 5 and 6 11। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा जरा बताओ मुझको। 7 की पावर 14 में से 11, 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा ना, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, ऐसे 3 की पावर क्या रह गई, 3 की पावर यहाँ 10 है, -6 3 की पावर डिनोमिनेटर में रखो तो 3 की पावर 6 है, और इस टोटल की पावर क्या है 1/3। अब पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 7, न्यूमरेटर तो 7 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 into 1/3 is 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6 की पावर 1/3 9, चलेगा। Yes, sir. तो आंसर इज 7/9, द फर्स्ट पार्ट इज डन। गो बाय द सेकेंड वन। हेलो, बी पार्ट हो गया बेटे। बी पार्ट में क्या किया, तो यहाँ भी वही सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। 36 इज 9 into 4, 9 into 4 मतलब 3 raised to the power 8, 9 की पावर 4 is 3 की पावर 8 into 4 to the power 4 is 2 की पावर 8। 42 is 7 into 6 मतलब 7 cube into 6 cube is 2 cube into 3 cube। 192, can it be factored? Yes. वन 192 को फैक्टर कर सकते हो ना, 2 किया तो 86 आया, 2 किया तो 43 आया, तो 2 स्क्वायर इंटू 43। तानिश क्या बोल रहे हो बेटा। डिनोमिनेटर में जाओ, 70 को क्या लिखा आपने 7 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये 6.4 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। 48 आएगा, किसमें 48 आएगा, किसकी बात कर, 43 की जगह। एक मिनट देखने दो बेटा, क्या था 192 था ना, तो 43 डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, या यू आर वेरी करेक्ट। तो 2 के पावर 6 इंटू 3 आया, तो फिर तो ठीक है ठीक है ठीक है, 2 to the power 6 इंटू 3 आया। डिनोमिनेटर में कंप्लीट करो,
6.4 को क्या लिखेंगे बेटा? 6.4, हाँ ठीक है तनिष्क, ठीक है, यू वर राइट। 6.4 को लिखेंगे आप 64/10, राइट, और इसका पावर 3 है, तो 10 क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और 64 का क्यूब जो है वो 2 की पावर 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। यस सर। तो 2 की पावर 6 का क्यूब मतलब 2 की पावर 18 हो गया। 27 है, 3 क्यूब 3 की पावर 12 हो गया। अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। टू क्यूब 5 क्यूब गेट्स ऑफ 7 क्यूब कैंसल विद 7 क्यूब, एंड 2 की नेट पावर देखो तो यहाँ 18 है, और ऊपर में 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 8, 3 11 और 6 17, तो न्यूमरेटर में एक रेजिड्यू 2 बचेगा, नो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, क्योंकि पावर 2 की पावर 17 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 18 है, और 3 की पावर न्यूमरेटर में क्या है देखो, 8 + 3 11 and 1 12, और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर क्या है? 12। सो फाइनल आंसर क्या है? 1/2। ठीक है, चेक इट आउट वंस। इज इट ओके? यस सर। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना एक तो आना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे। Simplify and compute the value of the following exponential expressions. and थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 पार्ट्स हैं आपके सामने, 1 minute per part, तो you need not take more than 3 minutes for solving all these 2 questions, including the parts of 2. पहले क्वेश्चन में तो देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपका रैशनल एक्सप्रेशन हो या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो, तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी ले जा सकते हैं जब मोनोमियल बन जाए, मतलब एक ही टर्म न्यूमरेटर में हो और एक ही डिनोमिनेटर में, और टर्म एक करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है। जब तक आप फैक्टर नहीं करोगे तब तक सिंगल टर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, है ना। तो फैक्टराइज करना इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन हियर। तो आपने इसको फैक्टराइज करने के बारे में क्या सोचा? तो किस किस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप देखो तो यहाँ और यहाँ कॉमन है। यस सर। तो क्या कॉमन है? 2⁻x कॉमन है। 2⁻x कॉमन लिया अगर, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिख सकते हैं 2 × 2⁻x। तो 2⁻x कॉमन लेकर के आया 3⁻y - 2। एग्रीड? वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2⁻x 3⁻y से मल्टीप्लाई होगा ये बनाएगा, 2⁻x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो सेकेंड अदर 2 में से 3⁻y - 2, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया हमने इन दोनों से। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाओ। डिनोमिनेटर में व्हाट यू आर लेफ्ट विद? फर्स्ट और सेकेंड टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से 9⁻y कॉमन ले सकते हैं। 9⁻y कॉमन लेंगे तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 4⁻x - 1। और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? जैसे इन दोनों से 9⁻y थी, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन लो, आ गया 4⁻x - 1। एग्रीड? जिसको ना समझ में आ रहा हो ऐसे इसको -4 × 4⁻x लिख सकते हैं और +4, तो
+4 को अगर लिखना चाहो तो -(-4) भी लिख सकते हैं। तो -4 कॉमन लोगे ना तो 4 की पावर x -1 बचेगी। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या मिल रहा है आपको, 3 raised to y -1 2 फैक्टर ले लो न्यूमरेटर से, तो आ गया 2 x -1। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर फैक्टर में चेंज हो गया, देखो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर आओ तो 9 4 x -1 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 9 y -2 4। अब आप देखो तो जो 9 की पावर y क्या है, 4 की पावर x क्या है, इसको लिख सकते हैं 2² की पावर x, Yes, sir. दैट इज 2 x की पावर 2 लिख सकते हैं। याद है a x की पावर y है, तो इसको आप a की पावर x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 raised to the power y को लिख सकते हैं 3² की पावर y, दैट इज 3 y का स्क्वायर। एंड देयरफॉर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है ये फैक्टर हो जाएगी a² - b² को इस्तेमाल करके, है ना, फैक्टर होगी कि नहीं होगी। 4 की पावर x -1 को 2 raised to the power x -1 into 2 to the power x +1 लिख दिया होगा आपने, और 9y -4 को 3 raised to the power y -2 into 3 raised to the power y +2 लिख सकते हैं। Is that clear? Yes, sir. And whereas the numerator is 3 to the power y -2 into 2 to the power x -1. Now you will see both the factors of the numerator are present in the denominator as well, and therefore they get cancelled. 3y -2 here and 2x -1 here, so you get them off. And what is your answer finally? Answer is 1 upon 2 raised to the power x plus 1 into 3 raised to the power y plus 2. This is the final expression after simplification. Or you may write it like this: 2 raised to the power x plus 1 into 3 raised to the power y plus 2 whole to the power -1. This was question number 1. Any query, any doubt? All clear? Yes, sir. नेक्स्ट पे जाओ फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट जल्दी करो, क्विक। ठीक है, वेल डन। ये तो 1 हो गया। What about A part? तो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखो तो x के पावर 3/2 into y raised to the power 11/2 whole raised to the power half into x to the power -4 into y raised to the power half and whole expression to the power 1/3 1/3. Now simplify it. x की पावर को टुगेदर ले जाओ तो x की पावर 3/2 -4 3/2 -4 and y rather 3/4 -4 है ना, पहले तो पावर मल्टीप्लाई होगी ना, 3/4 -4 and y की पावर क्या है 11/2 into half is 11/4 y to the power 11/4 और यहाँ हाफ है प्लस हाफ और ये टोटल की पावर 1/3। एग्रीड? अब ये आया y x की पावर नेट क्या हुई, नेगेटिव होगी यहाँ पर
और यहाँ पर 2/4 इसको लिख दो 13/4, तो ये हो गया y की पावर 13/4 अपॉन x की पावर 13/4 और होल रेज टू द पावर 1/3. So actually it is y by x की पावर 13/4 into 1/3. क्या आ गया भाई? y by x की पावर 13/12, या इसी को बोल सकते हैं 12th रूट ऑफ, बोलो, y by x की पावर 13. ठीक है, तो ये तो हुआ कि वही एक्सपोनेंट की 3-4 बातें बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, तो एक तरह से वो आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. जैसे अगर मान लो कहीं ऐसा लिया हुआ है ab टू द पावर x माइनस a टू द पावर x, तो इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर करके क्या बनेगा? a to the power minus -1. a to the power X x into b to the power bx x minus b 1. to the power x minus 1. b to the power x minus 1. That's good. अगर कहीं लिखा हुआ है ab to the power x minus a to the power 2x, तब क्या होगा? अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम? a to the power x कॉमन लेंगे. a to the power x कॉमन लेंगे. What you are left with after taking a to b the power b to the power x minus a to the power x. Yes, sir. हाँ, मतलब ये क्यों a to the power 2x बेसिकली a to the power x into a to the power x है. एक a to the power x निकल गया, ये बच गया. ये नहीं कर देना. कभी कभी कई सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं, ab की पावर x माइनस a की पावर 2x लिखा मैंने, तो लिखते हैं a to the power x into b to the power x minus a square. ऐसा ऐसा कभी कभी लिख देते हैं. क्या कि x तो कॉमन हो गया सर और a की पावर में 2 बचा. तो ऐसा नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज जो आप लिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई करके वापस यही बनना चाहिए. व्हेन यू मल्टीप्लाई a to the power x into a to the power 2, what do you get? a to the power x plus 2. तो x plus 2 is not 2x. तो आपको मतलब you have to follow the laws of exponent, you have to follow the law of indices. कहीं उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, अनाप शनाप मतलब काम नहीं करने चाहिए, है ना? ठीक है, गुड. आगे चलो, कैरी ऑन. हाँ जी, जल्दी बोलो. a is 2010 to the power 2011 whole square and b is 2010 raised to the power 2011 square. Then check whether a and b are equal or not. And similarly a b पार्ट भी करिए फटाफट. तो थर्ड का a पार्ट, थर्ड का b पार्ट, क्विक जल्दी आंसर करिए. हाँ बेटा, थर्ड ए नॉट इक्वल. अक्षत कैसे बोला नॉट इक्वल? क्या आइडेंटिफाई किया बेटा? Sir, because
2011 into 2 है और वहाँ पे पावर है। मतलब जो a है तुम्हारा वो बेसिकली है 2010 रेज टू द पावर a टू द पावर x की पावर y, तो x और y मल्टीप्लाई होगा तो आएगा तुम्हारा 4022। यस सर। वेर एज b को अगर देखो आप तो b एक्सप्रेशन हो जाएगा तुम्हारा 2010 रेज टू द पावर स्क्वायर ऑफ 2011, एंड डेफिनेटली दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ सेम बेस a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y कब होगा? if and only if x is equal to y और a equal to 1। अगर बेस 1 है, जो कि एक्सपोनेंशियल के लिए बेस 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि बेस 1 है तब तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो अगर बेस 1 है तो पावर कुछ भी हो इक्वालिटी होगी, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग इज 1। बट अगर बेस 1 नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब पावर इक्वल हो, बेस सेम हो और पावर इक्वल हो। तो यहाँ पर बेस क्या है? इसका बेस है 4022, इसका बेस है, सॉरी इस दोनों का बेस सेम है बट पावर इसका है 4022, इसका पावर है 2011 का होल स्क्वायर। इट इज फार लार्जर देन 4022, बहुत बड़ी नंबर है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि b इज ग्रेटर देन a। अगर बेस इक्वल है तो जिसकी पावर बड़ी है वो बड़ा होगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो, है ना? तो ये भी एक रूल है, इसको भी याद रखो। क्या? a टू द पावर x और a टू द पावर y में कौन बड़ा होगा? a टू द पावर x a टू द पावर y से बड़ा होगा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? x y से बड़ा है जब a 1 से बड़ा है। बट अगर a 1 से छोटा है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जिसका पावर बड़ा होगा और छोटी हो जाएगी, तब x लेस देन y हो जाएगा। और अगर a टू द पावर x लेस देन a टू द पावर y है तो यहां भी यही बोलेंगे कि x ग्रेटर देन y होगा जब a 1 से छोटा है और x लेस देन y होगा जब a 1 से बड़ा है। ठीक है? जैसे अगर बोले 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6, बड़ा कौन? जिसकी पावर बड़ी है। बट अगर मैं बोलूं कि 0.3 रेज टू द पावर 4 एंड 0.3 रेज टू द पावर 6, बड़ा कौन? जिसकी पावर छोटी है वो बड़ा। बिल्कुल। क्यों? यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े बेस का पावर इंक्रीज करते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट 1 से छोटे बेस में उल्टा होता है, जितना पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, इसलिए ऐसा हो रहा है। एनीवे, तो यहाँ पर b ग्रेटर देन a है तो क्लियरली b इज नॉट इक्वल टू a, b इज नॉट इक्वल टू a हो गया। पहला पार्ट हो गया। b पार्ट हो गया कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन का b पार्ट। a दिया, b दिया और c दिया, ये कॉमा है यहाँ पर। a प्लस बी माइनस सी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। a प्लस बी माइनस सी। What is a plus b? If you work it out, what is a plus b? A plus b is what? 10 raised to the power 2x plus 3 plus 2 to the power 2x plus 3 plus 5 to the power 2x plus 3. है ना? And what is c? What is c? c is 2 to the power 2x plus 3 into 5 raised to the power 2x plus 3. What is the rule? If the bases are different and power is same, what does happen? Number Base will get multiplied. So 10 to the 2 5 is 2x 10 to the power 2x plus 3. And what is 10 to the power 2x plus 3? plus 3. 10 to the power 2x 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 plus 3. 10 to
इट इज नथिंग बट a। तो हमने क्लियर कट देखा कि c और a क्या है, इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि a प्लस b माइनस c करेंगे ना, तो a और c कैंसिल हो B जाएगा। आएगा। तो ये और ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा b। तो ये तो हुआ कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का कैसे करेंगे, ये इस पर थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आते हैं सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग देंगे सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। जब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अच्छा उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लो तब, है ना। तो a रेज टू द पावर x, पहले ये 2 पॉइंट लिख दो। a to the power x when the base a is greater than 1 it is an increasing function, whereas a raised to the power x when base is lying between 0 to 1 is a decreasing function। डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन की बात जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो। ये एक ऐसा टेबल बना लो, ठीक है, और फिर इस टेबल में बेटा यहां पर 3 रोज बनाएंगे हम, 3 रोज। फर्स्ट रो में हम x की वैल्यू लेंगे, सेकेंड रो में हम 2 रेज टू द पावर x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, थर्ड में हाफ टू द पावर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहां पर ये a ग्रेटर देन 1 का केस है और ये a लेस देन 1 का केस है। अब हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट the value of these two functions for various values of x। सैंपल वैल्यूज कुछ लेंगे और फिर उसके बेसिस पर इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, रफ एक स्केच करेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। यहाँ पर ग्राफ का मतलब 2 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये लो ऐसे आप एक्सिस बना दो, ऐसे एक और बना दो यहाँ पर दूसरे वाले फंक्शन के लिए। वैल्यूज क्या ले रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लो, कुछ पॉजिटिव, कुछ जीरो। जैसे अगर मैं लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, चाहेंगे तो 4 भी ले लेंगे। और ये है तुम्हारा स्केल, यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है -1, -2, -3, ठीक है। और सेम स्केल यहाँ भी ले लेंगे, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। And let's figure out the output। ठीक है जी, अपने आप ये सारा काम आप अपनी कॉपी में भी करते जाओ, वो डायग्राम आपकी कॉपी में भी बना हुआ होना चाहिए। अब मुझे वैल्यूज बताओ, 2 किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों फंक्शन की वैल्यू लिखनी है आपने, राइट। अगर x -3 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर -3 इज 1/8। यस सर। और ये हो जाएगा 8। x -2 लेंगे बेटा तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। x -1 लेंगे, -1 तो ये आ जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 2। x 0 लेंगे तो 2 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने x इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, एग्रीड और नॉट। लेफ्ट से Yes, राइट, sir. लेफ्ट से राइट जाओ तो x की वैल्यू मतलब इनपुट को मैं बढ़ा रहा हूँ, इनपुट इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड इनपुट इंक्रीज करने के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पहले फंक्शन को वॉच किया, तो ये फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, इसका आउटपुट क्या हो रहा है,
इंक्रीज कर रहा है। 1/8 का डबल है 1/4, उसका डबल है 1/2, फिर डबल है 1, फिर डबल 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 होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा? ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा? जब बेस 1 से बड़ा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, if the base is greater than 1 then it is always an increasing function. increasing function वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट को इंक्रीज करने पर आउटपुट भी इंक्रीज करता हो। जैसे ये 1/8 है, फिर 1/4 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है, फिर 1 पर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। तो ये इसका ग्राफ कुछ रफली, ग्राफ का जो नेचर है ना वो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे बनाओ। ये ग्राफिकल नेचर है। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? बेस exponentially increasing. एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, it is y is equal to a raised to the power x if a is greater than 1। इसका ग्राफ ऐसा होगा 0,1 से पास करता हुआ। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो 2 to the power माइनस इंफिनिटी इज 1/2 की पावर इंफिनिटी, दैट इज 1/infinity, दैट इज 0। तो ये x एक्सिस को कहाँ मीट करेगा? माइनस इंफिनिटी पर, मतलब कभी नहीं मीट करेगा। एकदम माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे तब जाकर के वो 0 से 0 होगा। तो ना तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, ना इस फंक्शन का आउटपुट कभी 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि डोमेन भी दिख रहा है। डोमेन के लिए मैंने बोला था x कोऑर्डिनेट देखना चाहिए। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल। और रेंज क्या दिख रहा है? रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट, आउटपुट देखना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 से इंफिनिटी। एग्रीड आर नॉट? और फंक्शन का y ऑब्जर्व करो, इंक्रीजिंग x डायरेक्शन में जाते हुए y देखो, y इंक्रीज कर रहा है ना? Yes, sir. y इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका एक और मतलब है कि अगर दो इनपुट लो, एक इनपुट है x1 और एक है x2, तो आप देख रहे हो कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज 2 raised to the power x2 भी 2 to the power x1 से बड़ा है। तो if x2 is greater than x1 implies fx2 is greater than fx1। मतलब by application of increasing function inequality doesn't change। by application of increasing function inequality does not change। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं आ रही है तो आप हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तुरंत बोलेंगे। x कोऑर्डिनेट इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। x1 x2 कौन बड़ा है? जो राइट में नंबर है वो बड़ी है। और x2 ये y कोऑर्डिनेट जो है आउटपुट है, तो ये 2 to the power x2 है, fx2 जिसको बोलते हैं। और ये 2 to the power x1 है, fx1। तो कौन सा आउटपुट बड़ा है आप खुद देख लो। तो ये y कोऑर्डिनेट, दिस y कोऑर्डिनेट इज लार्जर देन दिस y कोऑर्डिनेट। तो जिसका इनपुट बड़ा है उसका आउटपुट बड़ा है। लार्जर द इनपुट लार्जर इज द आउटपुट। इसीलिए देखो कि जब बड़े इनपुट का आउटपुट बड़ा है, छोटे का छोटा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। और ये बात समझ में आ गई कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसी तरह से दूसरे वाले को देखो तो ये डिक्रीजिंग है कि नहीं? देखो ये आउटपुट कम होता जा रहा है। Yes, तो sir. -3 पर वैल्यू क्या है? 8 है। -2 पर वैल्यू क्या है? 4 है। -1 पर वैल्यू क्या है? 2 है। 0 पर वैल्यू क्या है? 1 है। 1 पर वैल्यू हाफ है। हाफ पे वैल्यू 1/4 है, फिर 1/8 है। तो आप खुद देख लो कि इस फंक्शन का नेचर जो है वो ऐसा डिमिनिश करता हुआ, डिक्रीज करता हुआ नेचर आ रहा है, ऐसा ऐसा। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग नेचर्ड फंक्शन। ऐसा दे सकते हो, ऐसा ऐसा।
ठीक है जी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो ये भी लिख दो, a टू द पावर x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ बेस a बिलोंग्स टू 0 to 1। तो फ्रैक्शनल बेस का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 से बड़े बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं ग्राफिकली जो दिख रही हैं, इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। ये देखो लेफ्ट से राइट जाते समय वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। क्योंकि अगर देखो ये x1 है और ये x2 है, तो बड़ा कौन है बोलो? x2 x1 से बड़ा है, क्योंकि राइट वाली नंबर लेफ्ट से बड़ी होती है नंबर लाइन पर। बट ये है 2 to the power x1 और ये हाइट है 2 to the power x2। तो कौन सा बड़ा है? y कोऑर्डिनेट किसका बड़ा है? 2 to the power x2 is less than 2 to the power x1। तो fx2 is less than fx1। देखो यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस हो गया, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो जब हम इनइक्वालिटी को ऑपरेट करेंगे तो पहले हम ये वॉच करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या है। बेस 1 से बड़ा है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनी क्वेरी? कैन आई चेंज द स्लाइड? स्लाइड चेंज करते हैं बेटे? No, sir. मतलब यहां से जो कंक्लूजन हम ले रहे हैं ना, वो कंक्लूजन आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे। a raised to the power x greater than a to the power y को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दो बातें आएंगी। x will be greater than y, लार्जर आउटपुट का लार्जर इनपुट होगा और स्मॉलर आउटपुट का स्मॉलर इनपुट होगा। कब? जब बेस a 1 से बड़ा है। बट अगर बेस 1 से छोटा है, 0 से 1 में लाई कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव बेस तो हो नहीं सकता, तो उस केस में जो आउटपुट बड़ा है उसका इनपुट छोटा हो जाएगा, और जो आउटपुट छोटा है उसका इनपुट मतलब पावर, वो बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं 14 to the power 4 to the power x square is greater than 8 या 16, तो हम 16 को लिख देंगे 4 स्क्वायर, है ना। तो 4 to the power x square greater than 4 स्क्वायर, तो हम बोलेंगे बिकॉज बेस 1 से बड़ा है तो x square is greater than 2, और यहां से सॉल्व कर लेंगे कि x का मॉड 2 से √2 से बड़ा होगा, और देयरफॉर आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। वेयरएज अगर ये अदरवाइज हो, ऐसा कहीं पर हो कि 1/2 के पावर 2x इज ग्रेटर देन 1/4, तो यहां से लिखेंगे 1/2 की पावर 2x इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। अब बिकॉज बेस 1 से छोटा है तो यहां लिखेंगे बेटा 2x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 1, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1। तो जहां जहां पर इनइक्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये दोनों प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ेगा। इस वजह से मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी भी, ग्राफिकल प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, समझा दिया आपको। अब हो गया, अब मूव करें अगले कॉन्सेप्ट पे। Yes, sir. तो अब आप बेटा हेडिंग देंगे सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ये सब बात समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया।
अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है, एकदम सिंपल से दो पॉइंट्स हैं, तो लिख दो। व्हाइल सॉल्विंग एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में जहां जहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है उन सबको सेम बेस में रिड्यूस करेंगे अगर पॉसिबल है तो, और उसके बाद ये बातें यूज करेंगे। क्या? दैट टू सॉल्व एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। पहला, इफ a to the power x is equal to a to the power y, सेम बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल कब होता है, जब पावर सेम हो या बेस 1 से 1 के इक्वल हो जाए। और दूसरा, अगर a to the power x is equal to b to the power x है, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर सेम होनी पड़ेगी। तो आपके पास में दो ही बातें होंगी, या तो बेस सेम हो बना दो या तो पावर सेम बना दो। ax इक्वल टू bx कब होगा भाई, दो केस में, अगर a और b अनइक्वल है तो अनइक्वल बेस है तो पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा तब इक्वल होगा, और या बेसेज इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हो? यस सर। तो यहां पर एक चीज लिख दो, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज पहला स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना पड़ेगा आपको, तो रिड्यूस ऑल एक्सपोनेंशियल टर्म्स टू आइदर ऑफ सेम बेस और ऑफ सेम एक्सपोनेंट। एंड देन दूसरा स्टेप में अप्लाई द फैक्ट क्या, ax अगर सेम बेस पे रिड्यूस कर दिया तो ये फैक्ट अप्लाई करो, इंप्लाइज x इक्वल टू y और a इक्वल टू 1। और अगर सेम पावर है और बेस डिफरेंट है तो ये यूज करो कि ax इज इक्वल टू bx, पावर अगर सेम है और बेस डिफरेंट है तो ये यूज करो कि आइदर a इक्वल टू b और x इक्वल टू 0। तो यही दो बातों का ध्यान रख करके आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। याद रहेंगी बातें? जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन इक्वेशन 3/7 raised to the power 3x minus 7 is equal to 7/3 raised to the power 7x minus 3। बोला कि इसको सॉल्व करो। तो मैंने देखा कि पावर तो डिफरेंट है, तो हमने सोचा चलो बेस को सेम बनाया जा सकता है, बेस को सेम बनाते हैं। तो रिड्यूसिंग टू सेम बेस, रिड्यूसिंग टू आइडेंटिकल बेसिस, सेम बेस। कैसे? यहां पर मैं रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, ये है 3x माइनस 7, 7/3 को 3/7 की पावर -1 लिख दो, और -1 मतलब इसको 3/7 की पावर -1 होल टू द पावर 7x माइनस 3, पावर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 3/7 की पावर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव 3 - 7x हो जाएगा। अब जब बेस आइडेंटिकल कर दिया हमने तो ये वाले केस पे आ गए, तो पावर इक्वल होगी, या तो बेस 1 से बड़ा है तो बेस तो 1 नहीं है, तो ये वाला केस तो डिनाई हो गया, बेस 1 है ये तो डिनाई हो गया, तो पावर इक्वेट कर देंगे तो आ गया क्या, 3x minus 7 is equal to 3 minus 7x, therefore 10x is equal to 10, and therefore hello, x equal to 1, x equal to 1 is the only solution। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? बात Yes, समझ में sir. आ रही है? ठीक है। yes sir।
तो ये हो गया, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट, क्विक। तो अभी मैं कुछ इक्वेशन पहले ले रहा हूं जिसमें सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन जैसा है ना, एक्सपोनेंशियल में लीनियर है, ऐसे कुछ ऐसे होंगे जो एक्सपोनेंशियल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होंगे। तो अभी हम ले रहे हैं कौन सा फॉर्म, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, कैरी ऑन। हो गया? यस सर। क्या किया? 2 के पावर 8 लगती है। हाँ, पहले तो इधर बेस में देखा, बेस 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, पावर है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी 2 बेस में क्या है, 2 की पावर 256 इज 16 into 16, 2 to the power 8। तो यहाँ से बेसिस 1 के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली पावर को इक्वेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो x स्क्वायर इज 9 या x स्क्वायर माइनस 9 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एंड देयरफॉर दो वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू -3 और 3। तो ये सेट ऑफ सोल्यूशन आ गया तुम्हारा फाइनली। एनी क्वेरी, क्लियर है? यस यस एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह से एक और क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और बना देते हैं। चलो इसको करके बताओ। क्वेश्चन है जी, सॉल्व 0.125 into 4 to the power 2x minus 8 is equal to 0.25 upon root of 2 raised to the power minus x। फटाफट जल्दी आंसर करो। So if you just work it out, you will see that the entire expression can be reduced to the base exponential function of base 2। 0.125 क्या है? Reducing to base 2। 0.125 क्या है? 125/1000, तो 125 8 जा 1000, तो ये आ जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 raised to the power 4x minus 16। Agreed? yes sir, यस सर। Whereas if you look at right hand side, 0.25 is definitely 1/4, and ये है तुम्हारा 2 की पावर हाफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 मतलब 2 की पावर -2। बोलो क्या लिखें, 1/4 इंटू 2 raised to the power -12 whole to the power -x, यही है। yes sir, अब इसके बाद क्या करें, तो यहां पर 2 की पावर क्या हो रही है टोटल, 2 raised to the power, ये है 2 की पावर -3।
तो ये 2 की पावर 4x माइनस 16 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा माइनस 19। अरे भाई मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होगी ना। यस सर। वाइल राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये 2 की पावर नेट क्या बनेगी, 2 की पावर माइनस हाफ है इंटू 2 की पावर माइनस 2 है, तो पावर ऐड करके 2 की पावर माइनस 5/2 हुआ। बोलो तो लिख दो ना, फाइनली क्या आया ये बताओ। 2 की पावर माइनस 5/2 इंटू माइनस एक्स, तो 5x/2 हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ये तुम्हारा हुआ 2 टू द पावर 4x इंटू 2 टू द पावर माइनस 19। राइट हैंड साइड आया तुम्हारा 2 टू द पावर 5x/2। अब 2 के पावर एक साथ लो तो क्या है 2 के पावर 4x/2 के पावर 2 के पावर 4x माइनस 5x/2 इज इक्वल टू 2 के पावर 19 आया। अब यहाँ क्या बना बोलो, ये हो गया 2 की पावर 2 4 जा 8 माइनस 5 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 19। तो 3x/2 कितना हो गया 19। x क्या हो गया बेटा 38/3। 38/3। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको मैं दे रहा हूँ ये कैसे हैं, जो इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसमें लीनियर इक्वेशन जैसे बन रहा है अल्टीमेटली 2 की पावर समथिंग इक्वल समथिंग ऐसा। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में भी रिड्यूस होने वाले इक्वेशन हो सकते हैं। तो बात तो समझ में आ गई, इक्वेशन कैसे सॉल्व होना है ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो एक पहले एक और क्वेश्चन कर लें फिर इसको आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, कर लेना। एक क्वेश्चन और लिख दो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक सेकेंड बेटा दिखा देता हूं, लिख दो इक्वेशंस। एक क्वेश्चन ये कर लो फिर दिखाता हूं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो कुछ ऐसे इक्वेशन भी होंगे जो लीनियर के बजाय वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, कॉन्सेप्ट में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा हूं, बट इक्वेशन डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लूं, आसान सा लूं पहले, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टाइप 5 raised to the power 2x minus 1 plus 5 raised to the power x plus 1 is equal to 250। मान लो ऐसा है, सॉल्व फॉर x, है ना। तो अब यहां देखो, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, देखो इसको लिखा मैंने 1/5 इंटू 5 रेज टू द पावर x का स्क्वायर है, प्लस ये है 5 इंटू 5 रेज टू द पावर x है, इज इक्वल टू 250। तो व्हाट आई से, इफ आई लेट 5 रेज टू द पावर x एज y, so it is going to become, in fact you can multiply by 5 as well, multiply by 5 as well, it is y square plus 25y माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 5 इंटू 250। एग्रीड आर नॉट, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन y।
इट इज अ क्वाड्रेटिक इन y। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का जो भी तरीका आप जानते हो वो सॉल्व कर लो, बट कीप इन योर माइंड दैट 5 टू द पावर x को y लिया तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो अगर इस क्वाड्रेटिक का कोई नेगेटिव रूट आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा यहां पर इसको, इस वाले टर्म को देखो, ये 50 इंटू 25 है ना, इस फैक्टर को देखो तो यह है -50 इंटू 25, और इन दोनों का जो सम है 50 इंटू -25 करके ये सम, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है ना, वाई स्क्वायर Yes, sir. प्लस 50y माइनस 25y माइनस 50 इंटू 25 इक्वल टू 0। अब क्या आया बोलो, y कॉमन लिया तो आया y प्लस 50, और माइनस 25 कॉमन लिया तो आया y प्लस 50 इक्वल टू 0, तो y प्लस 50 कॉमन हो गया, so we are left with y minus 25 equals 0, and then there are two factors, and you know that y is positive always, so this factor cannot be 0, it is a positive greater than 50। तो अब ये सी बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 और पहला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली दूसरा 0 होगा, तो यहाँ से आया y इज इक्वल टू 25, एंड y किसको लिया था बोलो, 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 25, मतलब 5 स्क्वायर, X equals to 2. x equal to 2 is the only solution। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा, लीनियर फॉर्म में रहेगा। तो आपको दोनों तरह के एक्सप्रेशन को वर्कआउट करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे थे, क्या देखने के लिए, पिछला स्लाइड, जिसको पिछला स्लाइड देखना हो देख लो। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा अभी, और भी 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको ट्राई करके आएंगे तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लो, पिछली स्लाइड देख लो। कल की क्लास नहीं, आई एम सॉरी, कल तो आपका रेगुलर क्लास रहेगा, तो हम लोग इसको अब डिस्कस करेंगे सैटरडे को, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के डिस्कस करेंगे। लीव कर दो सर, लीव कर दो, लीव कर दो, ये पहले 1 मिनट इसको नोट कर लिया। यस सर। तो ठीक है, तो एक क्लास इस पे और लगाएंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन अभी शेयर कर दूंगा, इसको जरूर करके रखेंगे, मिनिमम उतने क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस कॉल। बाय सर। बेटा वो ग्रुप पे आपको बताया जाएगा, आप वो टाइमिंग तो क्लियर है ना, जितेंद्र सर से कंफर्म कर लेना कि कितने बजे आना है।